जी, तो आप सभी को नमस्कार। आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर रॉबिन सिंह सर हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग में। आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सर हमारे बड़े भाई और मुझसे हमेशा चर्चा करने वाले, स्नेह देने वाले, शिक्षा के बारे में जो हमारे सबसे अधिक चर्चा परिचर्चा होती है, वो प्रारंभ से ही डॉक्टर रॉबिन सर से होती रही है। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि सर से ही चर्चा के द्वारा हम लोगों ने ये अभियान छेड़ा और आज हम लोग इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि हमने लगभग 2 वर्ष पहले विचार रखा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है। तो शिक्षक का दायित्व है कि शिक्षा समाज में उस शिक्षा का प्रसार करे। तो समाज में जो शिक्षा का प्रसार करना चाहता है तो क्या वह केवल कक्षाओं तक ही सीमित रहे। पूर्व में यह माना जाता था कि विद्यालय या शिक्षण संस्थान ही एक ऐसे मात्र संस्थान है जहां पर हम सबसे अधिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने यह विचार रखा कि विद्यालय एकमात्र ऐसे शैक्षिक संस्थान नहीं है जिनसे सबसे बड़ा व्यक्तित्व निर्माण या सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति होती है। बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने इस विद्यालयी संरचना पर प्रश्न उठाए। उनमें से हम बात करें रेमर की, तो रेमर ने कहा कि स्कूल इज डेड। जिस प्रकार से स्कूलों का प्रारंभ हुआ, आज उस रूप में स्कूल नहीं रह चुके हैं। स्कूल पूरी तरह से मृत हो चुके हैं। वे केवल और केवल मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। हमने सृजनात्मकता को खो दिया है। इसी प्रकार इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक लिख करके अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों के माध्यम से संचालित की जा रही है, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। इससे बेहतर हमें कुछ करना होगा और जिसके माध्यम से हम संपूर्ण जो भी बैरियर्स हैं, जो भी सीमाएं हैं शिक्षा की, उन्हें तोड़ना होगा। उसके बाद ही इन विचारों से प्रेरित होकर के फिर आप देखें डिस्टेंस एजुकेशन और आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम इस रूप में आ पाए हैं। तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने कुर्सी मेज पर बैठे हुए हैं और हमको सुन पा रहे हैं। तो ये सारी बातें इसी वजह से हो पा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई विचारक, कोई शिक्षा शास्त्री, कोई मनोवैज्ञानिक कुछ सोचता है और उस सोचने के बाद उन सोच को मूर्त रूप से लाता है। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर रॉबिन सिंह सर बड़े भाई हमारे हैं। इन्होंने एक ये जो चीज सोची, हम लोगों ने बैठ करके मिल करके ये प्रयास प्रारंभ किया और वो प्रयास आज जिस रूप में आपको दिख रहा है वो आपके समक्ष है। तो ऐसे हमारे विषय विशेषज्ञ, अगाध ज्ञान वाले, आप जान सकते हैं कि नितिन त्यागी सर भी सर को बड़ा भाई कह रहे थे और सर वो जान रहे थे सर नितिन सर से भी सीनियर हैं और सर भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। तो रॉबिन सर हमारे इस ज्ञान यज्ञ के बहुत बड़े पुरोधा हैं। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए डॉक्टर रॉबिन सर से अपेक्षा रखूंगा कि आज की क्लास में अपने विशद ज्ञान से विद्यार्थियों को अभिभूत कर उनका ज्ञान वर्धन करें, ताकि विद्यार्थी आने वाले भविष्य में अपना व्यक्तित्व निर्माण कर भावी जीवन की तैयारी में सफलता पूर्वक संलग्न हो करके एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, एक सफल नागरिक के रूप में उभरें। तो डॉक्टर रॉबिन सर, आज की क्लास डॉक्टर सर रॉबिन सर की आईसीटी के बारे में है। आईसीटी यूनिट 8 है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग पेपर 1 की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और पेपर 2 का हम शिक्षा शास्त्र का प्रारंभ कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम कुछ अन्य विषयों के भी विषय विशेषज्ञों को बुला करके आपको तैयारी का तरीका बताएंगे। तो पेपर 1 की आज यूनिट 8 के बारे में, आईसीटी के बारे में डॉक्टर रॉबिन सर आपने विचार रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रॉबिन सर। अधिक विलंब न करते हुए मैं मंच आपको सौंपता हूँ कि आप अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को अभिभूत करें। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू। हम चर्चा करेंगे, जैसा कि सर ने बताया, आईसीटी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। ये एक पार्ट है हमारे पहले पेपर का 8वां यूनिट। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आईसीटी आप लोग जान भी रहे हैं और आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट भी रहा है। और जैसा कि हम आफ्टर कोविड सिनेरियो की बात हम करते हैं, कोविड के बाद वाला जो हमारा ये फेज रहा है, तो एजुकेशन में आईसीटी का यूज भी बहुत ज्यादा होने लगा। पहले तो हम सैद्धांतिक रूप से आईसीटी अपनी क्लासेस में पढ़ते थे, बीएड में और टीचर एजुकेशन के और दूसरे कोर्सेज में भी कहीं ना कहीं आईसीटी का सिलेबस होता था। तो सैद्धांतिक रूप से हम उसको पढ़ते पढ़ाते और मूल्यांकन करते थे। लेकिन
अभी पिछले 2-3 साल में आईसीटी को व्यावहारिक रूप में एजुकेशन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो एनटीए नेट चूंकि आप में एक ऐसे शिक्षक के ऐसे कौशलों को परखना चाहता है जो कि आज के जो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है, जो आज की जो नीड है, जो डायनेमिक एक जो टीचर हो सकता है वो कैसे आईसीटी का भी यूज करे, उस उन स्किल्स में जो वेरियस स्किल्स एक टीचर में एनटीए खोज रहा होता है, तो उनमें आईसीटी का यूज भी एक इनोवेटिव स्किल है, एक बहुत जरूरी एक इम्पोर्टेंट हमारा कौशल है कि हम आईसीटी को अपनी टीचिंग लर्निंग में कैसे यूज करें। और जब हम आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव होता है, इजी होता है, स्टेबल होता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। तो हम हमारा जो यूनिट है, सिलेबस आप लोगों ने आईसीटी का देख ही लिया होगा और सब लोग अपना देख लेंगे। हम बेसिक जो हमारा है स्टार्टिंग से लेके हम सरल शब्दों में आईसीटी के कंसेप्ट से लेकर उसके यूजेस, उसकी लिमिटेशंस, उसके बेनिफिट्स, और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, आईसीटी का ज्यादा जो फोकस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन कहें या उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अगर सरल शब्दों में हम समझें तो कैसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, कैसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन के शेयरिंग में, और कैसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अपने संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका एक सार है। तो आईसीटी बेसिकली क्या है? आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, सूचना का संचार करने की प्रौद्योगिकी, सूचना का संचार करने की तकनीकी। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, आप वेट करिए 1 मिनट। हाँ सर, आप कीजिए आप। मयंक जी शायद आप मुझे अलाउ कर दीजिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ शायद इसको। आप कीजिए सर, अब हो जाएगा। जी हाँ। अ, हाँ सर, इज इट विजिबल नाउ? मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो शेयर हो रहा है, कोई बता दीजिए। जी सर। जी सर। ओके ओके यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं इस व्हाइट बोर्ड के जरिए कुछ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और थोड़ा बहुत मैं लिखता चलूंगा मेन पॉइंट्स, और हम लोग वाइडली इसको डिस्कस करेंगे। और इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको बाद में अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल बातें समझेंगे और कुछ जो भी आपके मन में कोई दुविधा होती है, कोई सवाल आता है, तो आप बेझिझक उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है, या क्लास के बाद में भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि आईसीटी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है, तो आईसीटी में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, 3 वर्ड से मिलकर ये टर्म हमारा बना है आईसीटी। सिंपल ये टर्म है, हम लोग इनसे अच्छे से वाकिफ हैं, और आजकल के सिनेरियो में तो आईसीटी क्योंकि हमारी छोटी क्लासेस में भी सिलेबस के तौर पे रखा जाता है, तो हम लोग इससे अच्छे खासे वाकिफ हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इज एवरीथिंग ओके? तो
हाँ, इंफॉर्मेशन, अब थोड़ा सा हम इन तीनों वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना, हम जनरल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं तो सूचना या जानकारी, है ना, इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन और जो हमारे डेटा है, आंकड़े हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, कोई जानकारी है, कोई सूचना है, उसको हम, जो हमारे पास है, जो हमारे पास नॉलेज है, एक तरह से अगर एक टीचर के रूप में अगर हम देखें, जो मेरे पास जो ज्ञान भंडार है, या जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास कुछ भी ऐसा मटेरियल है, उसको मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, जिसको कि मैं किसी को पास ऑन कर सकता हूँ, किसी को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, किसी को शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई भी सूचना, ऐसी कोई भी जानकारी, उसको मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगा। और कम्युनिकेशन में बोलूंगा साझा करना। तो इंफॉर्मेशन, ये लैटिन फॉर्मा जो वर्ड है उससे बना है, फॉर्मा, ये लैटिन वर्ड है फॉर्मा, फॉर्मा से बना है फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो सूचना या जानकारी, ठीक है। कम्युनिकेशन टू ट्रांसफरिंग, ट्रांसफेरिंग या शेयरिंग, साझा करना, भेजना, देना, पहुंचाना, ठीक है। तो इन तकनीकी है, और तकनीकी क्या है? तकनीकी होती है हमारा मेथड या वे, है मेथड या वे ऑफ यूजिंग टूल्स, है ना, वे ऑफ यूजिंग मशीन्स। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज अ मेथड ऑफ यूजिंग टूल्स, मेथड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारी है टेक्नोलॉजी। तो मेरा मेथड इसको बोल सकते हैं, टेक्निक्स इसको बोल सकते हैं, वे ऑफ यूजिंग टूल्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। विधि, प्रविधि या तकनीकी। तो या तरीका, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तरीका। तो आईसीटी क्या हुई? आईसीटी हुआ सूचना को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाना। मतलब सूचना को टेक्नोलॉजी के जरिए हम कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी क्या हो गया हमारा? आईसीटी हो गया कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया टेक्नोलॉजी। ये हमारा आईसीटी का डेफिनेशन एक तरह से ये हो गया, ये इसका एक मीनिंग हो गया। आईसीटी का क्या यूज हो सकता है एजुकेशन में, वो हम थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे। अगर देखिए, एक दो क्वेश्चन यहीं से भी आ जाता है, आईसीटी के कंसेप्ट से ही आ जाता है, इसके इसके मीनिंग से या इसकी डेफिनेशन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा वाइड करके हम अगर देखें, एक दो बातें और इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आईसीटी is related to various tools, services and applications which are used to collect, store, process and distribution of information. ठीक है, ICT is related to various tools. अब देखिए, सिंपली हम लोग ये समझते जाएंगे, ये बहुत सारे किससे, यंत्रों से रिलेटेड है, वेरियस टूल्स से रिलेटेड है, और सर्विसेज से रिलेटेड है, और एप्लीकेशंस। आईसीटी किस किस से रिलेटेड है? आईसीटी में यानी क्या शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, आईसीटी में क्या शामिल नहीं है करके क्वेश्चन बनेगा। तो आईसीटी में क्या शामिल है? वेरियस टूल्स, ठीक है, सर्विसेज और एप्लीकेशंस विच आर यूज टू कलेक्ट, किसके लिए, किस लिए यूज हम करते हैं? विच आर यूज टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? आईसीटी इज रिलेटेड टू वेरियस टूल्स, ये टूल्स का यूज करती है, सर्विसेज का यूज करती है, एप्लीकेशन का यूज करती है, जो कि हमें किसके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए काम आता है। तो सिंपली अगर हमें यहाँ से कोई पूछेगा कि आईसीटी क्या क्या करती है, तो वो इसी इन दो लाइनों में से हमें मिल जाएगा। आईसीटी का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं,
हम स्टोर करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 4 इसके बेसिक टास्क हैं। इन पे एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, पिछले सालों में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया। आईसीटी को हम आईटी का उपसमुच्चय मानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, आईसीटी इज अ सब सेट ऑफ आईटी, ठीक है। आईसीटी इज द सबसेट ऑफ आईटी। अब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटी कहने का मतलब क्या है, एक बड़े रूप में एक व्यापक टर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़े टर्म में यहाँ यूज किया गया है, एक वाइडर टर्म है। और जो आईसीटी है वो, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम, आईसीटी को हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आईसीटी का यूज, क्योंकि हम केवल सूचना के आदान प्रदान तक हम सीमित हैं, कम्युनिकेशन तक हम ज्यादा सीमित हैं, तो इसमें ये इसको एक छोटा रूप माना जा रहा है। तो इसको आईटी को बड़ा और आईसीटी को इसमें छोटा रूप माना जा रहा है। तो इस तरह से एक प्रश्न आया हुआ है कि आईसीटी जो है वो आईटी का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हम सिंपल नो भाषा में, सर। नो हाँ, थोड़ा सर। सा, क्योंकि ये टर्म बेटा ऐसी हैं आईसीटी की कि अगर आप अंग्रेजी में ही इनको याद करोगे और समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर तो आपका बाइलिंगुअल ही आएगा, दोनों भाषाओं में आएगा, और अंग्रेजी वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों आप देख भी सकते हैं। लेकिन आईसीटी क्योंकि ऐसा एक विषय है कि इसकी जो टर्म है वो अंग्रेजी में ज्यादा इजी मुझे लग रहा है आप लोगों को याद रहेंगी, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी का उपयोग करेंगे, और बोलेंगे तो हम हिंदी में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी भी लेवल पे अगर दिक्कत होती है तो वो हमसे बात कर लेंगे, और हम नोट्स वगैरह भी हिंदी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका उपसमुच्चय क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम बात करें सीधा सीधा और सरल, इसको अगर हम समराइज करें, चलिए, तो सूचना को एकत्र करना, स्टोर करना, सुधार करना, प्रेषित करना, ये तो हो ही गया। ये अभी हम बात कर रहे थे, एकत्र करना मतलब कलेक्शन, और स्टोर करना, और इसको प्रोसेस करना यानी सुधार करना, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रसारित करना, ये आईसीटी का यूज है। आईसीटी हैज मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। ये एक बात आती है, ग्लोबल विलेज। अब क्यों क्यों आईसीटी ने इस वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना दिया, एक ये टर्म आती है ग्लोबल विलेज। तो सब लोग समझ रहे होंगे, हालांकि ग्लोबल विलेज का मतलब एक ऐसा इस संसार को एक ऐसा गांव जैसा बना दिया, यानी जिसमें हर कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ना, इजीली हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यानी कि इतने बड़े क्षेत्र को क्या कर दिया, सीमित कर दिया गया है, इसको छोटा बना दिया गया। जब कोई बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। क्यों? क्योंकि बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, बाय द यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज, है ना, हम अब दूर दराज में बैठे हुए दूसरे देशों और महाद्वीपों में बैठे हुए लोगों के साथ भी एकदम से कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम तत्काल दूसरों को प्रदान करते हैं, और उसका फीडबैक भी हमें मिल जाता है। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये सब आईसीटी का यूज है, आईसीटी के बेनिफिट है। आईसीटी ने हमारे जीवन को एक हम कहें कि एक बहुत बेहतर स्थिति में ला दिया है। एक वाइटल इंपॉर्टेंस हमारा जो है आईसीटी का, वो हमारे जीवन में है ना। और एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन तो आईसीटी के यूज के बाद अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज, एक डिजायर्ड चेंज की तरफ बढ़ ही रहा है। कितना ज्यादा हम आगे आगे आने वाले जो क्लासेस में उसके बहुत सारे जो यूजेस हैं आईसीटी के, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं, हम उन पे जब चर्चा करते जाएंगे तो ये चीजें हमें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो मॉडर्न एजुकेशन के लिए आईसीटी क्या है, एक वाइटल पार्ट की तरह है। इसको एजुकेशन को इसको इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं आईसीटी को, और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो वही क्या करती है, स्टोर, रिट्रीव और कम्युनिकेट, ये 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी है। कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, कम्युनिकेशन। चलिए, तो यहां से हम अगर हम देखें, आईसीटी ने अपने आप को, देखिए किस किस फील्ड में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी की बात अगर हम करें, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, तो हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आईसीटी का कहीं ना कहीं योगदान है।
अगर हम ऐसे सोचें, अगर हम प्रैक्टिकली भी अगर हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो आज हम घर से निकलकर जब कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, अब हम किसी भी, चाहे हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, चाहे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, है ना, इवन कि हम मशीन्स जो चला रहे हैं उनमें भी, है ना, उनमें भी आईसीटी का यूज है। तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आईसीटी ने क्या प्रभावित किया है, न सिर्फ प्रभावित किया है बल्कि उसमें सुधार किया है। तो एजुकेशन, इसका तो हम अलग से वाइडर जो इसका इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, वो अभी डिस्कस करेंगे, है ना। हेल्थ का जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में एक जो है एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा जो हेल्थ की जो सर्विसेज हैं उनको उनको बहुत अच्छे से ऑपरेट करने के लिए आईसीटी ने अपना योगदान दिया है। आईसीटी ने उसको बहुत बेटर किया है। वो पहुंच जो है लोगों की हेल्थ के प्रति वो हो गई है बहुत, हमें तीव्रता से, है ना, हम चीजों को सर्विस करा पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे जो है आईसीटी जो हमारे जो जांच जांच की जो मशीनें हैं उनको ऑपरेट करने में, चाहे वो हमारे रजिस्ट्रेशन से लेके हमारे इवन की हमारे एग्जिट होने तक हॉस्पिटल से या हेल्थ सेक्टर से, वो सारे कामों में कहीं ना कहीं आईसीटी का यूज होता है। ऐसे ही अब हमारा देश चूंकि एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। बहुत सारे जो आईसीटी के यूज हैं एग्रीकल्चर में वो हो रहे हैं, चाहे वो मार्केट लेवल पे हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो रहे हैं, चाहे वो मशीनी लेवल पे हो रहे हैं। और बिजनेस की बात अगर हम करें या इकोनॉमिक्स की बात हम करें, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आईसीटी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरा वो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट सेक्टर भी हम कह सकते हैं, प्रशासन। अब आप देखिए बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, ई गवर्नेंस अगर जो हम जिसे कहते हैं, बहुत सारे जो क्रियाकलाप है वो आईसीटी के यूज के जरिए सरकार, चाहे वो सूचना पहुंचा रही है, चाहे वो आर्थिक लाभ लोगों तक पहुंचा रही है डीबीटी के जरिए, चाहे वो दूसरे फीडबैक जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ऊपर वाले कर्मचारी ले रहे हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो रहा है जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, गांव तक के लेवल पे। इवन आप देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें चुनाव का भी, तो एक जो बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी है वो देश में एक जगह सेंटर पे बैठी हुई, वो दूर दराज के गांवों तक के जो हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाती है और उनसे फीडबैक लेती है। तो ये सब किससे संभव हुआ? ये सब हमें आईसीटी से संभव हुआ है। और इसी तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है, प्लानिंग जो कर रही है, वो एंड यूजर यानी एक पब्लिक, एक जो व्यक्ति बैठा हुआ है इस देश में कहीं भी, उस तक जो पहुंच हो रही है योजनाओं की, दैट इज द बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आईसीटी। तो इस तरह से आईसीटी ने हमारे जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सिंपली बन सकता है, आगे बढ़ते ही इसमें कोई खास बात नहीं है। हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आवाज क्लियर है? व्हाइट बोर्ड क्लियर है? कोई एक बता दे प्लीज। यस सर। ओके ओके। जी सर। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं? ये सब सही चल रहा है, समझ में आ जी रहा है? सर। यस सर। हाँ यस ठीक है, सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर। चलिए अब हम बात करें, देखिए यहां से हमारे प्रश्न बनेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, है ना। विभिन्न घटक, कंपोनेंट्स मतलब घटक, सूचना व संचार तकनीकी के क्या घटक है, मतलब कौन से पार्ट्स हैं इसके, है ना। इनको घटक भी बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके पार्ट्स, पार्ट्स, है ना, या भाग बोल सकते हैं। भाग किन चीजों से मिलकर बना है, घटक उसे बोलते हैं। कंपोनेंट उसे बोलते हैं जिन कंपोनेंट से मिलकर वो कोई वस्तु, कोई प्रक्रिया या कोई तकनीकी बनी होती है, वो उसके क्या कहलाते हैं, घटक हैं। यानी उसमें क्या क्या शामिल है, सिंपली हम ये समझ सकते हैं। तो जो आईसीटी के घटक हैं उनमें हम देखें, सबसे पहला हमारा घटक है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीकी।
सॉफ्टवेयर भी है। हाँ जी, चलिए ये है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, इसके नाम से ही देखिए हमें थोड़ा सा आभास हो जाता है। हार्डवेयर वो यंत्र हैं, हार्डवेयर वो टूल्स है, हार्डवेयर वो टेंजिबल क्या है, कंपोनेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, है ना, या सामग्री है, या हम कहें ऐसा 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 क्या है, यंत्र हैं, ठीक है, छोटी मोटी मशीनें हैं कह सकते हैं, जो हमारे इस आईसीटी में यूज होती हैं। ठीक, तो हार्डवेयर यूज होता है हमारा, है ना, इनको हम फिजिकल कंपोनेंट ऑफ आईसीटी सिस्टम कह सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स। अब फिजिकल कंपोनेंट आप जान रहे होंगे कि भौतिक, भौतिक मतलब जो चीज क्या होती है, हमारे सामने होती है, जिस चीज का हम यूज कर सकते हैं, जो कि जिसको कि हम छू सकते हैं, टेंजिबल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम कंक्रीट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बताया। तो फिजिकल कंपोनेंट हैं ये, जो ये यंत्र हैं, ये टूल हैं, ठीक है, सिंपली अब आप समझ गए। ठीक है, भौतिक हमारे घटक हैं, फिजिकल ये कंपोनेंट हैं, और ये क्या, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, ये टेंजिबल भी हम इनको बोल सकते हैं, मॉनिटर हो गया, टेंजिबल, यूपीएस, जीपीयू, हाँ, यूपीआई, टेंजिबल कंपोनेंट, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, माउस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसमें प्रिंटर, देखिए, माउस, बहुत सीपीयू। अच्छे। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कुछ तो होती है हमारी बेटा इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, और कुछ होती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इनपुट मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में देने में काम आती हैं, देने में मददगार होती हैं। एक तरफ से अंदर डालने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होती हैं, इंफॉर्मेशन को सिस्टम को देने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती हैं। इनपुट मतलब अंदर जाना, आउटपुट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, वो सब क्या है, टेंजिबल डिवाइसेस हैं, है ना, उनका हम यूज अपने हाथों से करते हैं। दूसरी है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। फिर है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, प्रसंस्करण इसको यूनिट हम बोलेंगे, है ना, प्रोसेस करने के लिए, जो जैसे सीपीयू हमारा हो गया सिंपली अगर हम बोलें। फिर कंप्यूटर तो है ही पूरा, मॉनिटर और सिस्टम को पूरा मिला के कंप्यूटर्स हमारे हैं, स्मार्टफोन्स हमारे हैं, ठीक है। यानी अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो आप ये सोचिए कि आपको कोई इंफॉर्मेशन है, आज अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है अभी, तो अभी उस इंफॉर्मेशन को मुझ तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आप दूर कहीं बैठे हुए हैं, तो आप अपने हाथ में जो डिवाइस आपके पास है उसका आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, या आपके हाथ में कंप्यूटर है, या आपके हाथ में टैब है, या आपके हाथ में कोई और डिवाइस हो सकती है। या तो आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, या आप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। इंटरनेट भी आपके पास नहीं है, तो कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो टेक्स्ट मैसेज कर पाती हैं, है ना, या कॉल के जरिए हम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये 3 4 5 ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हम किसी भी समय अपना यूज कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन हो गए हमारे पास। दूसरा, अगर हम नेटवर्क के जरिए अगर हम भेजना चाह रहे हैं, जैसे मेल हम भेज रहे हैं, या वीडियो हम भेज रहे हैं, या ऑडियो हम भेज रहे हैं व्हाट्सएप से, और हम इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, इन मीडिया के जरिए अगर हम यूज कर रहे हैं, मीडिया का अगर हमें यूज करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, नेटवर्क की। तो कुछ नेटवर्क इक्विपमेंट्स भी क्या होते हैं, ये भी टेंजिबल डिवाइसेस हैं, ये भी हार्डवेयर में आता है। जैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं, ब्रॉडबैंड है, मॉडम है ना, वायर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं। और क्या है भाई, सूचना को अगर हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस भी होती है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, ये भी क्या है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो पेन ड्राइव है, चाहे वो फ्लैश ड्राइव है ना, बहुत सारी हमारे पास क्या है, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास होती हैं, वो मेमोरी भी हमारे क्या है जी, वो भी हमारे पास हार्डवेयर के रूप में अवेलेबल है। और फिर मीडिया डिवाइसेस भी हैं, जैसे मीडिया के लिए अगर हम चाहे स्पीकर यूज करें, चाहे हम माइक्रोफोन यूज करें, है ना,
चाहे हम कैमरा यूज करें, ये हमारी मीडिया डिवाइसेस के रूप में आते हैं। तो ये भी क्या है, हार्डवेयर है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में तो आ ही गया कि जैसे प्रिंटर आ गया आपका, मॉनिटर आ गया आपका, ये सारी चीज आ गई। तो ये सब स्कैनर क्या आ है, गया। हाँ, ये और वेरियस डिवाइस। अब ये मतलब हमने थोड़ा सा ऐसे समझा है कि अब आपके जब बहुत सारी डिवाइसेस आपके पास आती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आता है, क्वेश्चंस आता है कि कई सारे नाम दे दिए जाएंगे, उन नामों में से आपसे पूछेंगे कि इनमें सॉफ्टवेयर कौन सा है और इनमें हार्डवेयर कौन सा है, या पूछेंगे इनमें सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो अब आप अपना एक समझ बना लेंगे कि ऐसी टेंजिबल, ऐसी फिजिकल इक्विपमेंट्स, टूल्स जिनको कि हम फिजिकली यूज कर पाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट आर कॉल्ड हमारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हार्डवेयर टूल्स, यहां तक क्लियर है। तो हार्डवेयर टूल क्या करता है, हार्डवेयर टूल इज द इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर। ये भी है। तो कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर मतलब जिसमें इनपुट भी है, आउटपुट भी है और प्रोसेसिंग यूनिट भी है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इक्विपमेंट जो कि कंप्यूटर को बनाते हैं, जिनसे कि कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है, उन्हें हम हार्डवेयर तकनीकी कहते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमारे हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। दूसरा अगर हम चलें, हमारे पास है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी क्या है। ये वो क्या है, वो यंत्र हम कहें इनको, या ऐसी ऐसी जो प्रोग्राम हम उनको कहें, जिनको कि हम टेंजिबल या फिजिकल यूज में नहीं ला सकते, जिनको कि हम अपने हाथ से यूज नहीं कर सकते, बल्कि उनको कैसे यूज किया जा सकता है, उन हार्डवेयर के थ्रू ही हम हाँ उसको यूज करते हैं। तो सीधा सीधा है। अब सॉफ्टवेयर है, इसका नाम भी सॉफ्टवेयर है, तो हमें कहीं कंफ्यूजन तो होगा नहीं। सॉफ्टवेयर वो होता है जो सॉफ्ट होता है, हार्डवेयर वो होता है जो हार्ड होता है। तो एक तो ये हम रीजनिंग इसमें लगा सकते हैं। तो हार्डवेयर इज द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। अब देखिए इंस्ट्रक्शन भी है इसमें शामिल, दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, एक बेसिक चीज ये है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से, इस लाइन में से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर इज द सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश, हाँ, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells the hardware how to perform task। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए अब हार्डवेयर आपका क्या है, कीबोर्ड है हार्डवेयर आपका, हार्डवेयर आपका क्या है, मॉनिटर है आपका, और सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है, और प्रिंटर भी लगा हुआ है। तो हार्डवेयर आप यूज करेंगे, लेकिन जो हार्डवेयर है वो अपने आप से तो नहीं चलता। जो सीपीयू रखा हुआ है आपके सामने, आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है कि सीपीयू की स्टोरेज में मान लीजिए कि कोई आपका क्या आईसीटी के नोट्स रखे हुए हैं। सिंपली हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो आईसीटी के नोट्स जब रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप माउस के जरिए पहले तो आप अपना कंप्यूटर ऑन कर लेंगे, ठीक है। आप माउस के जरिए क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, या दिस डिवाइस करके बहुत सारी इस तरह से अलग अलग नाम से आता है। तो दिस कंप्यूटर, आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, बहुत सारे उसमें सेक्शंस मिलेंगे। तो उसमें आप एक सेक्शन आपको डॉक्यूमेंट्स का मिलेगा मान लीजिए, या डाउनलोड्स का मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आप खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे क्या, बहुत सारे आपको फाइल मिल जाएंगी। उसमें आपने आईसीटी नोट्स करके एक फाइल सेव की हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको
खुल जाएगी। तो ये जो आपने किया है इसमें किस किस का काम शामिल है? इसमें हार्डवेयर यानी माउस का काम शामिल है, इसमें हार्डवेयर यानी मॉनिटर का काम शामिल है, और इसमें हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क का भी काम शामिल है। 3 तो काम ये शामिल है। लेकिन जब आपके माउस ने कमांड दिया आपके माई कंप्यूटर को, फिर कमांड दिया आपके उस फोल्डर को जिसमें कि आपके आईसीटी के नोट्स हैं, फिर आपने उस पर क्लिक किया, तो वो क्लिक करने के बाद जो सीपीयू है वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो जो सीपीयू ने मॉनिटर पे जो आपके आईसीटी नोट्स दिखाए हैं वो किसकी मदद से दिखाएं? वो सॉफ्टवेयर की मदद से दिखाएं। वो वर्ड की फाइल है तो वर्ड का क्या है, वहां सॉफ्टवेयर है। वो एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। वो पीडीएफ अगर है तो पीडीएफ के सॉफ्टवेयर से वो रन कर रही है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है वो भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कार्यक्रम भी है, प्रोग्राम भी है, एप्लीकेशन भी है, जो कि हार्डवेयर की मदद से हमें सूचनाएं देता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं। ये आपने निर्देश दिए, सीपीयू ने निर्देश लिए और सीपीयू ने आउटपुट दिया, तत्काल आउटपुट दिया। अब आप क्या करते हैं? 2+2 और इजिकल टू दबाते हैं, यानी आप कीबोर्ड के जरिए क्या हुआ, सीपीयू ने निर्देश लिए और स्क्रीन पे आएगा 2+2 4। तो वो क्या कर रहा है? वो भी एक एप्लीकेशन है। वो कौन सा? वो सीपीयू का हमारा जो एएलयू पार्ट है ना, वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए हमें फिर वो रेस्पॉन्स दे रहा है। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे वो कार्यक्रम है, सॉफ्टवेयर हमारे वो निर्देश हैं जिनसे कि हार्डवेयर काम करता है। हाउ टू परफॉर्म, कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, ये हार्डवेयर को कौन बताता है? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर बताता है। ठीक है, चलिए ये और आगे इसको हम देखें। ये क्या है? ये है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स दैट रन ऑन हार्डवेयर। सिंपली बात हम बात करें, प्रोग्राम्स दैट रन ऑन हार्डवेयर। ये वो कार्यक्रम है, ये वो प्रोग्राम है, या ये वो एप्लीकेशन है। प्रोग्राम मींस एप्लीकेशन, इससे कंफ्यूज मत हो ना। प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम ऑब्लिक एप्लीकेशन दैट रन ऑन हार्डवेयर। ये वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर पे चलते हैं। सीधी बात है भाई, मॉनिटर है, अब जैसे टीवी है तो टीवी हार्डवेयर है, लेकिन टीवी के अंदर जो आपने कार्यक्रम चलाया तो वो कार्यक्रम हमारा सॉफ्टवेयर। सिंपली इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है? सर ई बुक भी सॉफ्टवेयर ही हो सकती है ना? जी, हेलो, तो जो हाँ ई बेटा क्या बुक कह रहे होते हैं, ई बुक होती है सर, ई बुक हैं? हाँ जो बेटा, होती है वो भी सॉफ्टवेयर होती है। ई बुक जो है, देखिए ई बुक का जो डिवाइस है, एक डिवाइस भी आता है ना ई बुक। डिवाइस तो हार्डवेयर है, जी सर। लेकिन ई बुक में जो बेटा रन कर रहा है प्रोग्राम, है ना, वो सॉफ्टवेयर है। सीधी जी, बात है। जो हमें हाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर है। जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं जी उसका आउटपुट में जो इंस्ट्रक्शन जो आपको मिल रहा है सॉफ्ट रूप में, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जी आगे हम बात करेंगे तो थोड़ा और क्लियर ये हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर भी देखिए कई तरह से होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को भी हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, जो आपके एप्लीकेशन रन करेंगे उसको भी हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग करने के काम आते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आते हैं। जैसे मैंने बताया, एक्सेल के लिए, वर्ड के लिए, पीडीएफ के लिए, और आपके वीडियो चलाने के लिए, ऑडियो चलाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए है। मूवी देखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, और बहुत सारे टास्क करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम यूजर को अपना जो काम है, वो जो एप्लीकेशन उसमें लाना है ना, उसके लिए जो यूजर जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो 2 तरह के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो और थोड़ा सा इसमें हम समझ लें एक दो बात। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का भी काम करता है, एक बिचौलिया का। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे आईसीटी के नोट्स आपको चाहिए तो आप कौन है? यूजर, है ना भाई, जो चला रहा है कंप्यूटर वो यूजर है। और कंप्यूटर तो हार्डवेयर है, रखा है उसमें, हार्ड डिस्क में रखा है। तो हार्डवेयर से आपकी सूचना को लेने के लिए या आपका टास्क पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी, उसका भी काम हमारा कौन करता है? उसका भी काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर्म, ये क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर फॉर्म एन इंटरफेस
between hardware and user of the system, ठीक है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक सहूलियत बनाता है ना, एक तरह से उसकी प्रोसेसिंग को स्मूथ बनाता है, ठीक है। और चलिए, अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर की बात की थी। एक होते हैं हमारे पास, एक हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरे हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में हमारे काम आते हैं, जो पहले से ही ज्यादातर जो हमारे सॉफ्टवेयर वो हमारे कंप्यूटर के साथ हमें मिलते हैं, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एमएस माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आजकल लैपटॉप में कंप्यूटर्स में हमें मिलते हैं, है ना। एप्पल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो हम बात करें कि बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आजकल हैं जिनसे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक सिस्टम है, इसको क्या है, ऑपरेशन के लिए इसमें काम आता है, यूजर के एप्लीकेशन के लिए ये काम नहीं आता। ये किसके काम आता है, ये सिस्टम को रन करने के लिए काम आता है। इसलिए इसको, किसी का माइक खुला हुआ है शायद, बेटा मैं ये करता म्यूट हूँ कर सर। लीजिए। हाँ, तो एक तो हमारे पास हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए हमारे पास चाहिए, वो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं, और कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो वहाँ वाईफाई और ये सारे जो हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको रन कराने के लिए भी सिस्टम में पहले से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। लैंग्वेज के लिए भी आप देखिए कि जैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं, लैंग्वेज करेक्शन करते हैं, लैंग्वेज की आपकी क्या होती है, डिक्शनरी भी उसमें शामिल है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड एक सिस्टम में, जैसे अभी आप देखिए छोटे से फोन में भी 18, 15, 16 भाषाएं आती हैं, तो वो किसके जरिए हो रही हैं, वो उस लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए हो रही है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो बहुत सारे यूटिलिटी हम यूज करते हैं, बहुत सारे जो हम काम लेते हैं उस सिस्टम से, वो सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सीधा बोले हम कि जो सिस्टम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो तो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए प्रोग्राम्स, जो हमारे यूजर जो हमारे एक्सेस करता है, जो हमें जरूरत होती है, जो हमें काम अपने करने के लिए डेली के कंप्यूटर सिस्टम पे जो एप्लीकेशन की हमें जरूरत होती है, वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें हमारे जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास है, एक्सेल के लिए हमारे पास स्प्रेडशीट्स होती हैं, है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, डीबीएमएस, हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए पीपीटी के सिस्टम होते हैं, है ना, हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए ऐप होते हैं। तो इस तरह के, और ये वाले जो एप्लीकेशंस हैं हम बाहर से इंस्टॉल भी कर लेते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन, तो इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ये क्या है, ये है सॉफ्टवेयर यूजिंग व्हाइल द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, जब हम उसका यूज करते हैं, जब हम उससे काम लेते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इनमें यही अंतर है। और ये सिस्टम फ्रेंडली है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लग रहा है ये आपकी समझ में आया होगा। कोई एक बता दे, फिर आगे चलें थोड़ा सा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं? ये नो चीजें सर। आगे भी हम वापस से आ जाएंगी हमारे पास, जैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम अभी अपना समझ बनाते चलें, है ना। थोड़ा सा अब जब हम आगे और बढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को जब हम डिटेल में समझेंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएंगी, और यूज टू हो जाएंगी, ये टर्म हमारे लिए और इजी हो जाएंगी, और हमारी समझ से थोड़ा सा हम इनमें समझ पाएंगे, कहने का मतलब। चलिए, तो दो हमारे पास क्या हो गए कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तीसरा जो हमारे आईसीटी में है, अब देखिए हार्डवेयर का यूज कर लिया हमने, हार्डवेयर को हमने सॉफ्टवेयर के जरिए ही यूज किया, भले इंस्ट्रक्शन देने में, भले आउटपुट में, भले एप्लीकेशन में, भले हमारे सिस्टम को यूज करने में। तो ये हमने सॉफ्टवेयर को यूज करके हार्डवेयर को अपने
चला लिया, हार्डवेयर से हमने काम ले लिया, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने प्रोसेस कर लिया इंफॉर्मेशन को, हमने सर एक चाहे बार वो application उसमें कलेक्ट बता कर लिया, दीजिए। हमने चाहे उसको जो है स्टोर कर लिया, यहां तक का तो हम काम कर लिए। लेकिन अब हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे आएंगे। तो कुछ हमारे पास इसके ऐसे कंपोनेंट है जो उसको शेयरिंग के काम आता है, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो तीसरा जो हमारा मेन जो सर कंपोनेंट है, पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रिया बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जो पूछ रहा है। हाँ सर ये जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आप बता रहे हैं सर, हाँ इसमें बेटा, तो जैसे टैली वगैरह है, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। टैली बेटा, हाँ टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। सीधी सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम को जब अप्लाई करने में जो सॉफ्टवेयर काम आएगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और जी सर। केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो सिस्टम में हमारे पहले से पड़े हुए हैं। आप ऐसे करके ऑटोमेटिक इसको आ थोड़ा सा, हाँ ऐसे करके थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जी सर। थैंक चलिए, टेली कम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, दूर संचार यानी दूर को, दूर दराज में भेजने के लिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, जो हमें इंफॉर्मेशन को दूर तक भेजने में काम आता है, दूर तक संचार करने में काम आता है, उसे हम कहते हैं दूर संचार तकनीकी, या उसे हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क तकनीकी। अब नेटवर्क क्योंकि इंटरनेट से ये जुड़ा हुआ है, ये जो हमारे एक दूसरे से कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नेटवर्क। अभी अभी तो अगर आप बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि इस वर्ल्ड को आईसीटी ने क्या बना दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है, ये वर्ड हमने यूज किया था। तो ग्लोबल जो विलेज बना है वो किसकी वजह से बना है, उसका क्रेडिट किसको जाता है, इसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी को जाता है। अगर नेटवर्क हमारे पास नहीं है तो हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसको प्रोसेस भी कर ले रहे हैं, हमने उसका आउटपुट भी ले लिया और हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब तक हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन एक यूजर से दूसरे यूजर के पास नहीं पहुंचती। कम्युनिकेशन के क्लास में आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा कि कैसे एक जो सेंडर है वो अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचना को कैसे दूसरे जो हमारा रिसीवर है उस तक पहुंचाता है, और उस तक पहुंचाता है, और वो पहुंचने का जो फीडबैक भी उस जो सेंडर है उसको प्राप्त होता है। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन की एक क्या पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो कम्युनिकेशन के आपने क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी ली होंगी, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ केवल उस कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज है, हम ये इस पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एक अलग हमारा क्या है, अलग हमारे चैप्टर है, अलग हमारी यूनिट है। कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें लाभकारी हैं, कौन सी चीजें बाधा हमें उत्पन्न करती हैं, कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टीचर आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत बेटर करना होता है। तो ये उसका एक पार्ट है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, उसके लिए हमें जरूरत है नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं, है ना। इसको हम कनेक्शंस कह सकते हैं, है ना। कनेक्शन जो कि एक दूसरे से हमें जोड़ता है, एक यूजर से दूसरे यूजर को कनेक्ट करता है ना। और एक हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को भी कनेक्ट करता है। तो सारा नेटवर्किंग है। अभी नेटवर्किंग में जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक छोटे लेवल पे एक नेटवर्किंग होता है, एक बड़े लेवल पे नेटवर्किंग होता है, और एक और बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्किंग होता है। तो जैसा नेटवर्क की नेचर होगी, जैसा नेटवर्क की नीड होगी, उस तरह से जैसे हमें जितना हमारा एरिया होगा नेटवर्किंग का, उसके आधार पे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का भी यूज करते हैं। तो सिंपल है नेटवर्किंग मतलब, इसमें अगर हम साधारण शब्दों में इसको देखें तो ये यूज ऑफ इंटरनेट है, यूज ऑफ इंटरनेट टू कम्युनिकेट आवर रिसोर्सेज, कम्युनिकेट आवर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट आवर डेटा।
ये हम इसको कह सकते हैं, या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले तो हम देख ले इसको। इनको हम कनेक्शंस कह सकते हैं, कनेक्शंस दैट अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन एक्सेस देता है, कौन उसको बनाता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इतना मजबूत कौन करता है कि जो वो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको दूसरे यूजर तक पहुंचा सकें, वो हमारे कौन करते हैं, वो हमारे करते हैं कनेक्शंस, है ना। दैट इज कॉल्ड कनेक्शंस, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, है ना। तो इसमें हमारे मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आ जाते हैं। माध्यम, मीडियम जानते हैं आप, माध्यम, ठीक है। इसमें हमारे प्रोसेसर्स आ जाते हैं, नेटवर्किंग प्रोसेसर, उनके बिना भी हम जो अपना टेलीकम्युनिकेशन है, जो अपना कम्युनिकेशन है उसको हम नहीं कर सकते। प्रोसेसर्स का बड़ा यूज होता है, और वायर्ड टेक्नोलॉजी या वायर्ड सॉफ्टवेयर या वायरलेस सॉफ्टवेयर भी इसमें काम करते हैं, है ना। वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के आप देखिए, ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो वो पहले वायर्ड ब्रॉडबैंड आते थे, जो कि एक टेलीफोन लाइन के जरिए हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, आजकल वो वायर्ड कनेक्शंस खत्म करके क्या हो गया है, सैटेलाइट के जरिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या करते हैं, हम जो सैटेलाइट है उससे हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, और अपने आसपास या ऑफिस में या घर में हम वाईफाई रूटर के जरिए हम इंटरनेट अपनी डिवाइसेस को भेज रहे हैं। तो वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के क्या है, सॉफ्टवेयर है इसमें, ठीक है। सॉफ्टवेयर और ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आप जानते होंगे। ऑप्टिकल फाइबर ये भी जो नेटवर्किंग का ही क्या है, मीडियम है ना। और नेटवर्किंग सिक्योरिटी वगैरह इसमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो ये सब मिला के क्या कर रहे हैं, ये सब मिला के हमारा कनेक्शंस बना रहे हैं, ये सब मिला के हमें टेलीकम्युनिकेशन और हमारी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा खास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन है, मानव संसाधन, सिंपली आप समझ ही रहे हैं, जो हमारा यूजर है ना, एंड यूजर जो हमारा है, ठीक है। मानव संसाधन यानी वो लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग को यूज कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एंड यूजर है इसमें, ठीक है। लिख लेते हैं, यूजर्स ऑफ आईसीटी सिस्टम्स दैट आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, एक तो जो यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन को, सीधी बात है, एंड यूजर यानी हम लोग, हम जो कि हम ना नेटवर्किंग में कोई हेल्प कर रहे हैं, ना हम जो है सॉफ्टवेयर निर्माण में कोई मदद कर रहे हैं, ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ना हम हार्डवेयर बनाने में, हम किसी तरह से हम उसको कंट्रोलिंग करने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तो हम कोई योगदान नहीं दे रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने सिस्टम को, हम आउटपुट लेते हैं और हम शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये काम एक एंड यूजर करता है। सबसे पहले तो हम बात करें एंड यूजर की, यानी वो व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहा है, सिंपली कमांड दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर्स। तो इसमें हम लोग हैं। दूसरा, जो इस सिस्टम को एडमिनिस्टर करते हैं, है ना, इस सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट,
और नेटवर्क को प्रॉपर चलाने वाले इंजीनियर्स। तो ये सब क्या हैं? ये वो टेक्निकल हैंड हैं, ये टेक्निकल लोग हैं, ये टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, है ना। अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो इसलिए हम इनको ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं। तो ये वो सब लोग हैं जो इस सिस्टम को यूज करते हैं, इस सिस्टम को यूज करने में मदद करते हैं, इस सिस्टम को बनाते हैं। सिंपली इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा, आंकड़े, जिन्हें हम सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज, आंकड़े, इन नामों से जानते हैं। तो अभी हम यहाँ इसको हम डेटा के रूप में कलेक्टिवली अभी यहाँ समझ रहे हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसको डेटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क है वो अभी हम समझेंगे। चलिए, तो अब क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो इन सब का यूज हम किसके आदान प्रदान में करते हैं, किसके प्रोसेसिंग में करते हैं, किसके कलेक्शन में करते हैं और किसके स्टोरिंग में करते हैं? हम करते हैं इंफॉर्मेशन के। ये हमने पढ़ा। तो आईसीटी में सबसे बड़ा जो हमारा क्या है, जो सबसे बड़ा जिसके लिए ये सब काम हो रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन। उसी को हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं? उसी को हम डेटा कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। तो डेटा क्या हुआ? एक लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना कहें, जानकारी कहें, आंकड़े हम इसको कहें, इंफॉर्मेशन कहें। तो अभी हम इसको समझते हैं। द इंफॉर्मेशन, एक मिनट, द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड, प्रोसेस्ड बाय एन stored and processed, ऐसे लिख लीजिए इसको, stored and processed by an ICT system, इसको हम कहते हैं डेटा। अभी यहाँ हमने इसको इस तरह से समझा है कि ये कलेक्टिवली क्या है? कलेक्टिवली लार्ज इंफॉर्मेशन है ना। हाँ, ऐसे समझ लीजिए। इसमें हमारे टेक्स्ट हो सकते हैं, इसमें हमारी इमेजेस हो सकती हैं, इसमें हमारे ऑडियोज हो सकते हैं, इसमें हमारे वीडियोज हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो भी किसी तरह की फाइल हो सकती हैं। बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फॉर्मेट में हमारी फाइल हो सकती हैं जिनमें कि हमारी सूचनाएं दर्ज हैं। और डेटा, आंकड़े मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी थोड़ा सा हम डेटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा कर लें। चलिए देखिए, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। यहां से आप समझेंगे क्योंकि ये यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है। डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मतलब कच्चा मतलब कहीं से आपको कोई सूचना मिली, है ना। उस सूचना में कुछ चीजें सच्ची हैं, कुछ चीजें झूठी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी आपको अपने काम के लिए आवश्यकता ही नहीं है, कुछ चीजें आधी अधूरी हैं, कुछ चीजें संकेत के रूप में ही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोटे तौर पर बताई गई हैं, है ना। तो इस तरह से हम उसको, इस सबको मिलाकर रॉ कह रहे हैं, रॉ, है ना। जैसे खेत से जब कोई फसल उठा के लाई गई होती है तो वो बेसिकली जो हम खेत से उसको सीधे लेके आते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारी मिलावट भी होती है ना। बहुत सारे उसमें अवांछित तत्व भी मिले होते हैं और वो बहुत ज्यादा रिफाइंड भी नहीं होती। और उसमें ऐसे सीड्स भी होते हैं जो दूसरी वैरायटी के हो सकते हैं, ऐसे सीड्स भी हो सकते हैं जो खराब सीड्स हो सकते हैं। तो लेकिन हम जब लाते हैं तो वो उसको हम कच्चा माल कहते हैं या उसको रॉ मटेरियल हम उसको कहते हैं। लेकिन उसको हम क्या करते हैं? फिर प्रोसेस करते हैं, उसकी छटनी करते हैं, अलग अलग हम उसके साइज का या अलग अलग कलर का या अलग अलग कच्चे पक्के का हिसाब देख के या अलग अलग जो है क्वालिटी का देख के, अलग अलग वैरायटी का देख कर हम उसको क्या करते हैं? छांटते हैं। ये छटनी करना ही क्या है? प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा सीपीयू क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या आती है? क्वालिटी
के इंफॉर्मेशन आती है, क्वालिटी की जानकारी आती है, फिर वो गुणवत्तापूर्ण जिसका कि यूज किया जा सकता है, ऐसी जानकारी हमारे पास होती है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी ये समझ बनेगी कि डेटा क्या है। डेटा एक लार्ज इंफॉर्मेशन है, एक बड़े रूप में है, एक रॉ रूप में है, एक कच्चे मटेरियल के रूप में है ना, रॉ और अनप्रोसेस्ड, ये ध्यान रखेंगे आप, अनप्रोसेस्ड है ये, इसको अभी प्रोसेसिंग में नहीं लाया गया है, अभी इसको हमने प्रोसेस नहीं किया, अभी हमने इसकी छटनी नहीं किया, अभी इसका संशोधीकरण भी हमने नहीं किया है ना। तो रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब तथ्य, जानकारी, कैसे हैं ये, रॉ और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं डेटा। और क्या है, फिगर्स, फिगर्स हो सकते हैं, एंड सिंबल्स, कुछ चित्र हो सकते हैं, कुछ संकेत हो सकते हैं, और कुछ तथ्य हो सकते हैं, सूचना जानकारी हो सकती है, लेकिन वो कैसी हैं, वो अनप्रोसेस्ड हैं और रॉ है। तो यहां तक समझ में हमारी आ रही है। इसको हम लार्ज इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारे पास ऐसा जानकारी है जो कि अनप्रोसेस्ड है, उसको हम कहेंगे डेटा। और जब हमारे पास उस डेटा को प्रोसेस करके जब हम प्रोसेस्ड हमारे पास डेटा होगा, उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे सिंपली, ठीक है। इंफॉर्मेशन, अब हम इसको सूचनाएं कह सकते हैं, सूचनाएं जो कि किसी को प्रेषित की जा सकती हैं, जिनका की यूज किसी काम में, रिसर्च में, किसी डिसीजन मेकिंग में लिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, है ना। हम इंफॉर्मेशन का रिसर्च में यूज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन का अपनी लाइफ में सटीक जवाब देने के लिए हम यूज करते हैं। उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी रिलायबिलिटी होती है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो एक लार्ज नंबर में अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं, जिनमें कि कुछ हमारे यूज के हो सकते हैं, कुछ हमारे यूज के नहीं हो सकते, वो हम प्रोसेस करके हम उनको इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम भी प्रोसेसिंग के थ्रू उस डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, चेंज करता है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन सिंपली अगर हम इसको देखें, इज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल। देखिए यहां से हमें और क्लियर हो जाएगा, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। ये प्रश्न आता है यहां से, डेटा और इंफॉर्मेशन का। थोड़ा सा आप ध्यान दें इस पे, बहुत बिल्कुल सिंपल चीज है ना। डेटा एक कच्ची फॉर्म में है, और जब उसमें से प्रोसेस करके अच्छा, यूजफुल, मीनिंगफुल अगर हम कुछ निकाल लेते हैं, तो वो होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ठीक है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, मीनिंगफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और यूजफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, अ कंप्यूटर यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। सीधा अपना जो सीपीयू है, वो हमारे क्या करता है, हार्डवेयर के जरिए और सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे जो डेटा है उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक अगर क्लियर है तो कोई बोल दे यस। यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कुछ सर। क्वेश्चन? सर इंफॉर्मेशन के अगर एग्जांपल लिया जाए तो हाँ सर जी। वीडियो, ऑडियो और इमेजेस वगैरह भी ले सकते हैं सर इसमें? बेटा बिल्कुल सब कुछ लिया जा सकता है। देखिए डेटा में हमने लिखा फैक्ट, फिगर, सिंबल सब लिखा है, जी लेकिन सर। वही देखिए, वही चीजें फिगर हैं, वही फिगर डेटा में भी रहेंगी, वो इंफॉर्मेशन में भी आएंगी, ठीक है। जी सर। इंफॉर्मेशन डेटा में से ही निकला है। मैंने कहा जब हम एक बहुत बड़ा मटेरियल ऐसे ही फटाफट इकट्ठा करके ले आते हैं खेत से, उसी में से क्या निकलता है, अच्छा बीज, हम अलग अलग वैरायटी का। तो अच्छी मतलब क्वालिटी की, यूजफुल, मीनिंगफुल होनी चाहिए, भले वो फिगर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है। जब हम अब आपने वीडियो की बात की है, आजकल तो बहुत चलन है कि हम लोग जो है किसी भी एक्टिविटी का वीडियो बनाते हैं। तो आप कहीं जब घूमने जाते हैं तो बहुत सारे क्या करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो में ऐसे ही हम रैंडमली बनाते रहते हैं। तो उसमें हम वो चीजें जो कैप्चर करना चाहते हैं वो तो आती हैं, साथ में क्या आ जाता है, साथ में दूसरी चीजें भी आती हैं कि नहीं आती। और हम एक बड़ा वीडियो बना के घर आते हैं,
तो अब हम, क्योंकि हमें उसमें कुछ अवांछित चीजें भी रिकॉर्ड हो गई हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, वीडियो को घर आके हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही उसको एडिट करते हैं। तो उसमें से वो पार्ट हम कट करते हैं जो जिसको कि हमें जरूरत नहीं है, जिसको कि हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, या वो पार्ट उसमें ऐड करते हैं। कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई जो है कोई कैप्शन हम डालते हैं, है ना, हम उसमें जानकारियां अगर बीच बीच में होती हैं तो वो हम अलग से लेके भी डाल देते हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन है, जो वीडियो है, वो किसी के लिए यूजफुल बन जाए। अब आप गए मंदिर या कहीं भी कोई साइट सीइंग करने गए और आप किसी दूसरे व्यक्ति को वो यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप अपनी वॉइस भी डालते हैं उसमें, और उसके साथ में जानकारियां भी अलग से आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो वीडियो ही है, लेकिन वो क्या है, प्रोसेस्ड वीडियो है। वो पिक्चर ही है, लेकिन वो प्रोसेस्ड पिक्चर है। वो आपकी वॉइस ही है, लेकिन वो प्रोसेस्ड वॉइस है। ठीक है। जी तो जब जी प्रोसेस्ड हो जाती है, जब क्या कहते थे, यूजफुल हो जाती है, जब मीनिंगफुल हो जाती है, तब वो बनती है इंफॉर्मेशन। ठीक है। जी सर, क्लियर हो गया सर। चलिए, तो आईसीटी में हम देखिए क्या क्या हमने देखा। अभी इसको थोड़ा सा एक बार और, ये क्योंकि इसमें से 2-3-4 प्रश्न जरूर यहाँ से बन जाते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी में एक तो हार्डवेयर हो गया हमारे पास, सिंपली फिजिकल कंपोनेंट या टेंजिबल हम कंपोनेंट इनको कहते हैं, इसके नाम से ही, क्योंकि हार्ड है तो ये फिजिकल है। ऐसे करके हम इसमें थोड़ा सा रीजनिंग लगा सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट्स के अलावा हमारे स्मार्टफोन, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, कुछ स्टोरेज डिवाइस आएंगी, कुछ मीडिया डिवाइस आएंगी, जो भी टेंजिबल हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो सब हार्डवेयर में आ जाएगा। और जो इंटेंजिबल है, जो जो सॉफ्ट है, जो प्रोग्राम के फॉर्म में है, जो एप्लीकेशन के फॉर्म में है ना, जिसे हम हार्डवेयर में यूज करते हैं, है, अलग से हम बाय हैंड यूज नहीं करते, हार्डवेयर के जरिए ही, प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए ही हम उसको यूज करते हैं। और हार्डवेयर को रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, वो हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को रन करने के लिए काम आते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, यूजर को एप्लीकेशन में काम आते हैं। तीसरा था टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम प्रोसेस इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, या दूसरी जगह से, या जैसे वर्ल्ड वाइड वेब से, या डाटाबेस से, या ऑनलाइन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ई रिसोर्सेज हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वहां इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए और लेने के लिए। हम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक यूजर दूसरे यूजर से एक वाइडली जुड़ता है, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और उसके लिए हमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, नेटवर्क टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमारे नेटवर्क डिवाइसेज आ जाते हैं, कनेक्शंस आ जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में ये कम्युनिकेट कराने का भी काम करते हैं। और इसमें हमारे वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो कि हमारे कनेक्शन को बनाती है, जो कि हमारे नेटवर्क को डेवलप करती है, दैट इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और फिर आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, इसको यूज कौन करता है ना, एंड यूजर, इसको यूज कराने में मदद कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और नेटवर्किंग को हेल्पफुल कौन बनाता है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं। तो ये सारे लोग जो इस डिवाइस, इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, यूज करने लायक बनाते हैं, वो है हमारे मानव संसाधन, सिंपली लोग, है ना। फिर है हमारे आंकड़े, क्योंकि आंकड़े के बिना हमारे आईसीटी, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे, सूचनाएं, है ना। सूचनाएं मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जो रॉ इंफॉर्मेशन है, जो अनप्रोसेस्ड है, वो हमारा डेटा है। तो यहाँ तो डेटा के रूप में एक मेन पार्ट में ले लिया है, लेकिन डेटा हम किसको कहते हैं, जो अनप्रोसेस्ड है। और जो प्रोसेस्ड हो जाता है, कंप्यूटर उसको सॉफ्टवेयर के जरिए जब प्रोसेस कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहां तक ये हमारे पार्ट हो गए। आगे हम इसमें किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, अगली क्लासेस में ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए, इसमें हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यहां से एक दो क्वेश्चन बना है। सर समय हो रहा है, अगर नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो सर क्वेश्चन ले लें, नया टॉपिक अच्छा। स्टार्ट करें। जी सर, ओहो, 8:40 हो गया है, अगर सर कम समय लगे तो आप कंप्लीट कर लें, अदरवाइज हाँ, अब प्रश्नों को ये थोड़ा सा बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर लूंगा। ठीक है सर, ओके, बेनिफिट, जैसा जैसा हाँ, आप। इसमें से एक दो क्वेश्चन कहीं बनता है, बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। बस मेन मेन पॉइंट हम इसके डिस्कस कर लेंगे।
क्या बेनिफिट है आईसीटी के, क्योंकि देखिए जो यहाँ बात हो रही है आईसीटी का, हमने यूज अभी हम बात कर रहे थे कि आईसीटी जो है एग्रीकल्चर में भी, बिजनेस में भी, ई कॉमर्स में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, इसने हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखती है आईसीटी, क्योंकि आज कम्युनिकेशन का, आज शेयरिंग का, आज इंफॉर्मेशन के बूस्ट का जमाना है। आज हम इस युग में हैं कि बिना कम्युनिकेट करे, बिना एक दूसरे से नेटवर्किंग में रहे, हम अपने जो डेली टास्क हैं उनमें हम पिछड़ जाते हैं। तो आईसीटी का यूज निसंदेह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, लेकिन एज अ टीचर हमसे जो हमारा, चाहे वो एग्जाम की हम पर्पज से देखें, या हम अगर हम इसके एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के पर्पज से, एज अ टीचर जो हम एक स्किल्ड टीचर की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, हम एजुकेशन में जो मेन बेनिफिट्स हो सकते हैं उस पे जरूर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और यहां से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसमें 4-6 जो पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे, क्या एजुकेशन में आईसीटी के फायदे हो सकते हैं, है ना। देखिए, पहला तो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। अब इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा? व्यक्ति सर, सभी बच्चे अपने अपने तरीके से सीख सकते हैं कंप्यूटर की शिक्षा के द्वारा। चलिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन मतलब ये देखिए, जब हम कोई चीज इंडिविजुअल के पार्ट पे होके सोचते हैं, जैसे क्लासरूम में सब बैठे हैं और सब एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उसमें इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होता, उसमें सोशलाइजेशन होता है, या हम कहें कि उसमें एक कोलाबोरेशन हो सकता है, या एक एक क्या है ना, यूनिफॉर्मिटी होती है, सबको एक जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है और एक जैसे वर्क पे हम काम करते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, देखिए साइकोलॉजी में हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो अब आप ये देखिए कि ये तो बेस है एजुकेशन का, है ना, बेस है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी दो लर्नर एक जैसे नहीं होते, उनके लर्निंग पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। तो एक टीचर अपनी क्लास में इंडिविजुअलाइज्ड जो है लर्निंग नहीं दे सकता, कोशिश करता है सभी बच्चों पे ध्यान केंद्रित करने की, लेकिन आईसीटी ने हमारे इसको लर्निंग को कैसा बनाया, इंडिविजुअलाइज किया, यानी कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार, अपनी फ्रीडम के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी उसने इतनी दी है आईसीटी ने, कि अपने मीडियम चुन सकता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और अदर लैंग्वेजेस आप चुन सकते हैं। आप अपने करिकुलम में भी आप देखिए अलग अलग आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, या अलग अलग तरीके जो है उसमें मिल जाएंगे, मेथड्स मिल जाएंगे, आप अपनी गति से सीख सकते हैं, है ना, आप अपने समय के आधार पर उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया है आईसीटी ने, हमारी एजुकेशन को या हमारे लर्निंग को क्या किया, इंडिविजुअलाइज किया। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, है ना, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, व्यक्तिकरण यानी व्यक्ति के अपने सुविधा के अनुसार सीख सकता है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिली, इसमें हमें मिली फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सिंपल ये पॉइंट है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है तो वहां इंडिविजुअलिटी होती है। दूसरा, इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी मतलब अंतर क्रियाशीलता, किसके साथ, अंतर क्रियाशीलता, जो यूजर है, जो लर्नर है, वो अपने मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है अपने वे में, है ना, अंतर क्रियाशीलता। ठीक है, इंटरेक्शन विद मटेरियल है ये, इंटरेक्शन विद मटेरियल। ठीक है, इंटरेक्शन विद लर्नर भी हो सकते हैं आपस में, और इंटरेक्शन विद सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ये बात की गई है वो है इंटरेक्शन विद मटेरियल, यानी उसको फ्री एक्सेस होता है। कैसे कि वो जब जिस तरह के मटेरियल के साथ यूज करना, इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट मतलब यूज करना, सिंपल एक्सेस करना, तो जब वो जैसा एक्सेस चाहता है, जैसी पहुंच चाहता है, तो इंटरएक्टिविटी मतलब पहुंच है, ये एक तरह से अंतर क्रियाशीलता। उसके पास मटेरियल अवेलेबल है आईसीटी में, ऑडियोज, वीडियोज, लेक्चर्स, और जो हमारे पास वेरियस हमारे ई रिसोर्सेज हैं, ये आईसीटी में हमारे पास बहुत सारा क्या पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है। और जो यूजर है, जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो अपने ओन वे में, अपने तरीके से उससे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, उससे पहुंच मिल सकती है। उसको हम कहते हैं फ्री एक्सेस, फ्री एक्सेस, फ्री उसके पास क्या है, पहुंच है।
तो ये उसकी क्या बनी, उसकी अंतःक्रियाशीलता हुई है। जब आईसीटी नहीं था, जब कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास नहीं थे, जब इंटरनेट, अभी अगर हम 4 से 8-10 साल पुरानी बात देखें तो संसार के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा क्या था, बहुत सारा मटेरियल, लर्निंग मटेरियल पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पास क्या है, डिवाइसेस नहीं थे, हमारे पास नेटवर्किंग नहीं था, हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पास जो है वो नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी हमारे पास, तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मटेरियल तो था, तो इसने, आईसीटी ने हमें क्या दिया, इंटरएक्टिविटी, अंतर क्रियाशीलता हमें दी है। ठीक है, तीसरा ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप कोई मटेरियल चाहे बाई पोस्ट भेज रहे हैं या आप जो है बाई हैंड भेज रहे हैं, है ना, और किसी से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी कॉस्ट लग रही है। या दूर दराज बैठे हुए लोगों को कुछ प्रोवाइड कराना, उनको लेक्चर प्रोवाइड कराना, उनको नोट्स प्रोवाइड कराना, तो ये अब आईसीटी के यूज से कितना आसान हो गया है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो जो बातें मुझे पता है वो बातें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक थोड़े से इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ जो यूजर हैं उन तक वो पहुंच रही है। तो एजुकेशन क्या हुई, एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई, है ना। आईसीटी का हम यूज करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। एक लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो लेक्चर आगे कई लोगों तक भेजा जा सकता है, कई यूजर उसको यूज कर सकते हैं, और जो लेक्चर लेने वाले हैं वो उन्हें बार बार वो लेक्चर नहीं लेना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, इससे हमारी जो एजुकेशन हुई उससे क्या हुआ, वाइडर तो उसकी रीच हो गई, है ना, लोगों तक तो वो ज्यादा पहुंच गई, और उसके जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव हो गया, यानी वो कम खर्चीली हो गई। तो कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन हमारी हुई है, और वाइडर रीच, व्यापक उसकी पहुंच हो गई है, वाइडर रीच। ठीक है, किफायती कह सकते हैं, व्यापक पहुंच वाली। ठीक, सिंपल पॉइंट है ये, आप समझ ही गए होंगे। मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस और डाइवर्स ऑडियंस, ये इसी से अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है ना। एक तो देखिए मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंस, यानी विविध शिक्षार्थी, लार्ज नंबर ऑफ जो ऑडियंस है, दूर दराज में जो हमारे बहुत सारा जो हमारा जो लर्नर हैं वो सीख रहे हैं, और जो एक टीचर है वो आईसीटी का यूज करके मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस कर सकता है। केवल वो ये नहीं है कि आपका एक लेसन ही पढ़ा रहा है, एक करिकुलम ही पढ़ा रहा है, वो आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहा है, वो आपको मॉडल्स भी दिखाता है, वो आपको ऑडियो वीडियो एड्स का भी यूज कर रहा है, वो आपका इवेल्यूशन भी कर रहा है, और वो अलग अलग फंक्शंस यूज करके आपके जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बना रहा है। तो इसमें मल्टीपल वे ऑफ टीचिंग हो सकती है ना। इसमें एक खाली लेक्चर ही नहीं चलता, इसमें मल्टीपल वे ऑफ हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्स ऑडियंस है क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इसकी आसानी से पहुंच हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा यूनिफॉर्म क्वालिटी। अब हम क्वालिटी की बात करें तो आईसीटी का यूज अगर हम कर रहे हैं तो जो भी लर्नर हमारे आईसीटी के थ्रू लर्न कर रहे हैं उनके पास क्या है, उनके पास एक क्वालिटी का जो एक रूपता है, क्वालिटी की क्या है, एक समानता है, एक जैसी क्वालिटी का शिक्षण उनको पहुंच रहा है, यानी इसको शिक्षण का मानकीकरण भी कहते हैं, है ना। एक रूप गुणवत्ता, एक रूप गुणवत्ता हम इसको कहते हैं। ठीक है, मानकीकरण, मानकीकरण मतलब एक जैसा स्टैंडर्ड। एक टीचर अगर आईसीटी में एक वीडियो आज उसने अपलोड किया है तो वो वीडियो हर यूजर तक, चाहे वो कितने भी समय तक कितनी बार भी देखा जा रहा है, तो उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होता, वो एक जैसी क्वालिटी वहां तक पहुंचती है ना। जबकि क्लासरूम ऑफलाइन, अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो हो सकता है कि एक ही शिक्षक का एक ही पाठ पढ़ाया गया, 2 बार पाठ या 4 बार जो पाठ वो एक शिक्षक उसी पाठ को 4 बार पढ़ाने में उसकी क्वालिटी कैसी हो जाती है, भिन्न हो जाती है, उसकी गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। लेकिन आईसीटी में क्या है, क्वालिटी यूनिफॉर्म बनी रहती है। ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन उस क्वालिटी का हो जाता है। ठीक, इंप्रूव लर्निंग हो जाती है, उन्नत शिक्षण या उन्नत अधिगम, है ना, इंप्रूव लर्निंग, ये सब एजुकेशन में इसके बेनिफिट्स हैं। उन्नत
अधिगम की हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लर्नर हैं वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, वो ज्यादा समझ पा रहे हैं, कंप्रीहेंड भी कर पा रहे हैं, और जो नॉलेज है उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं, है ना। तो आईसीटी का यूज क्या करता है, जो लर्निंग है उसको इजी करता है, उसको इफेक्टिव करता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो लर्नर का हो वो ज्यादा होता है, और जो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उसको कंप्रीहेंड ज्यादा होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग उसकी ज्यादा होती है, और जो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है तो उसको रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी जो धारण शक्ति है, उसकी जो मेमोरी है, वो यानी जो सीखा हुआ है वो उसको अधिक समय तक याद भी रहता है। तो ये एक इसका अच्छा बेनिफिट है ना। और इसमें कोलाबोरेशन की बात हम करते हैं, इम्प्रूव्ड कोलाबोरेशन, है ना। कोलाबोरेशन होता है साथ में काम करना। ग्रुप स्टडी की अगर हम बात करें, ग्रुप लर्निंग की हम बात करें, ग्रुप एक्टिविटी की हम बात करें, इम्प्रूव्ड कोलाबोरेशन है, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप लर्निंग, ठीक है। तो आईसीटी का यूज करके हम जो हमने ग्रुप लर्निंग है उसको हम एनहांस कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी वर्क पे, किसी एक्टिविटी पे हम आईसीटी का यूज करके कोलाबोरेशन हम लर्नर्स का करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर आएंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट और है इसमें बस, इम्प्रूव्ड टीचर इफिशियंसी, इम्प्रूव्ड टीचर एफिशिएंसी, शिक्षक की जो प्रभावशीलता है वो उन्नत हो जाती है ना। उन्नत शिक्षक प्रभावशीलता। अब क्योंकि देखिए, एक तो ये टीचर का टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी है। जब आईसीटी के यूज से टीचर अपने जो लेसन है उसकी प्लानिंग पहले से कर पा रहा है, उसको उसको कम्युनिकेशन में उसको मदद मिल रही है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव हो रहा है, और जो कंसंट्रेशन है लर्नर्स की वो ज्यादा लेसन में हो रही है। तो वो टीचर की जो टाइम है, जो टीचर की एनर्जी है उसको सेव कर रहे हैं, और दूसरा टीचर पे जो बर्डन है उसको भी वो रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। टीचर का जो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्लाइड्स हैं, हमारे पास ऑडियोज हैं, हमारे पास डायग्राम्स हैं, आजकल तो 3D 4D 6D जो हमारे क्या है प्रोजेक्टर्स आ गए हैं। तो जो जो टीचर को अपनी मेहनत से बहुत सारे डायग्राम बनाने होते हैं, है ना, उनको हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब क्लासरूम में। तो उससे क्या हो रहा है, उससे टीचर का टाइम और एनर्जी बच रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो टीचर अपने गुणवत्तापूर्ण पाठ पर वो फोकस कर पा रहा है। तो इससे टीचर की जो इफिशियंसी है, जो प्रभावशीलता है, वो बढ़ रही है, ठीक है। और इम्प्रूव्ड इंक्लूजन, देखिए इंक्लूजन एक वर्ड है जो बहुत यूज आजकल हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन करके आप लोगों ने एक सब्जेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इंक्लूजन की बात बार बार एजुकेशन में आती है, और एज अ टीचर आपसे ये डिमांड की जाती है कि आप इस इंक्लूजन को न सिर्फ समझें, इंक्लूजन को लागू करें। आप अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएं, है ना। ये एक बहुत बड़ी क्या है, नीड है आज के समय की, और इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हमारे हर सब्जेक्ट में बनते हैं। तो इंक्लूजन पे बहुत फोकस हम दे रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो टीचर्स हैं, सबका एक बराबर शेयर होल्डर है, सबका, सबके जो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, उनकी बराबर जिम्मेदारी है कि जो हमारा एजुकेशन है उसको हम इंक्लूसिव बनाएं। तो इंक्लूसिव बनाने में हमारा जो आईसीटी है वो भी हमें योगदान करता है ना। तो आईसीटी के यूज से भी, क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी कर पा रहे हैं, हम इंडिविजुअलिटी भी कर पा रहे हैं, हम कोलैबोरेटिव एजुकेशन भी दे पा रहे हैं। तो इस सब की वजह से जो हमारा हर एक लर्नर है क्लास में, है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट, एंगेज कर पा रहा है एजुकेशन में, यानी टीचिंग लर्निंग में। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है कि जो इंक्लूजन है वो भी बढ़ रहा है। और लास्ट
रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, शोध कार्य में भी हमारे जो आईसीटी है उसका हम यूज कर पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको की यूज करके हम अपने रिसर्च को बेटर बना पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं, ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम आईसीटी को यूज करके एजुकेशन में ले रहे हैं। आज का जो शिक्षक है वो अपने टीचिंग लर्निंग में आईसीटी को यूज करके ये सारे फायदे ले सकता है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी बनता है। ये जो बेनिफिट है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आपके कोई प्रश्न होंगे, ये आप पूछ लीजिए। मयंक जी। जी सर, अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। आवाज सही आ रही है ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा जी। हाँ बताएं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। यहाँ तक कोई दुविधा किसी को है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग इसमें, वो आप बोल सकते हैं अभी। सरल और रोचक भाषा में आप बता रहे हैं, विद्यार्थियों को ऐसे ही समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कोई हाँ, डाउट सरल कंसेप्ट ही है ये। अभी हम स्टार्टिंग में नो प्रॉब्लम। ये सारे अभी कंसेप्ट ज्यादातर लोगों ने पढ़े हुए भी हैं, समझे हुए भी हैं। तो बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो ये कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनमें से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब किसी का कोई डाउट नहीं। वजह से हो पाए। जी जी? राय जी, ये सही है ना सर? क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए। एजुकेशन विदाउट बाउंड्री इसी की वजह से संभव हो पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री एक्सेस अगर हम कहें, वाइड एक्सेस हम कहें, वाइड स्कोप हम कहें, है ना, तो बिल्कुल आईसीटी के यूज से ही 100% आप सही है कि वाइड जो इसका स्कोप है, और विदाउट बाउंड्री लेस कहें, तो वो आईसीटी के यूज से ही एजुकेशन हो पा रहा है। बिल्कुल। हम लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग आईसीटी की वजह से ही बैठे हुए हैं आमने सामने, है ना, लेकिन कुछ इसकी भी सीमाएं हैं। तो जैसे हम आपको जरूर देख पा रहे हैं, और लेकिन आप हमें नहीं दिख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वीडियोस ऑफ रहते हैं। जैसे आज भी सर विश्वविद्यालय गए थे तो हमारे कई विद्यार्थी हमें मिले, लगभग 8 से 10 विद्यार्थी हमारे इसी क्लास के मिले, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन उसका कारण यह भी है कि आपके वीडियोस ऑन नहीं रहते हैं, इस वजह से मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचान पाता हूँ। तो अगर शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे को पहचाने तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समय समय पर थोड़े थोड़े दिन की टाइम के लिए आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को भी पहचान सकें। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग के बीएड के स्टूडेंट थे, कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो हम उन्हें पहले से जानते थे। लेकिन इन कक्षाओं में ऐसा हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बाहर के भी हैं, कॉलेज के हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। तो ये कुछ आईसीटी के ऐसी चीजें भी इसमें हैं। तो मैं आज सर, लेक्चर आपका समाप्त हो गया या अभी और? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है। तो लिमिटेशंस, चैलेंजेस भी हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और आगे से अब यहाँ तक ही आईसीटी का जो यूजेस हुआ है, या डेफिनेशंस हुए, इसके कंसेप्ट्स हुए, है ना, इसके बेनिफिट्स हुए, ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम कंप्यूटर से अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी भी हम पढ़ लेंगे साथ में, और फिर हमारा आगे नया जो लेक्चर होगा वो कंप्यूटर से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए अपने जो भी पुरानी क्वेश्चंस, इतने जो मटेरियल में से कुछ क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं वो आप अपने तैयार करके रखें, वो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आज का हमारा क्लास पूरा होता है। सर स्क्रीन शेयर हटा दें और आप वीडियो मोड में आ जाएं। बिल्कुल। जी, तो मैं आज चाहूंगा कि इतना शानदार क्लास लिया है सर ने, बहुत ही सरलता से और आईसीटी का प्रयोग करते हुए आईसीटी पढ़ाया है। मुझे लगता है इस बार पहली बार कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक जो है लेक्चर के माध्यम से सर हो रहा था, या
नितिन सर ने कुछ पीपीटी और उसमें एडिटिंग वगैरह किया है, लेकिन पूरी तरह से हाथ से लिख करके सर ने पूरी मेहनत के साथ बहुत ही शानदार लेक्चर दिया है। मुझे लगता है आईसीटी की जो सामान्य समझ है वो विद्यार्थियों में जरूर विकसित हो गई होगी। विद्यार्थियों के धन्यवाद आने प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा विद्यार्थियों, आप में से कोई एक विद्यार्थी अपना वीडियो ऑन करके डॉक्टर रॉबिन सर को आप धन्यवाद करें आज की इस बहुमूल्य कक्षा के लिए। इतना व्यस्ततम समय होने के बाद भी डॉक्टर रॉबिन सर ने आज अपना समय निकाल करके, सर के बच्चे भी आए हुए हैं, परिवार के साथ हैं, समय देना पड़ता है, दोहरी तेहरी भूमिका निभानी पड़ती है, उसके बाद भी सर हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई एक वीडियो ऑन करके सर को धन्यवाद करें। जी, धर्मेंद्र सिंह जी ने ऑन किया है, बताएं जी आप। बिल्कुल सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ। बहुत अच्छा। और सर, जैसे ही आज की आपकी क्लास हुई है, इतने सरल शब्दों में इतनी इंफॉर्मेटिव क्लास सर आज तक मैंने आईसीटी की नहीं देखी है। एक जो आपने अंतर बताया डेटा और इंफॉर्मेशन में, बेसिकली सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है जी। और इतने सरल शब्दों में आपने बताया कि शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी विद्यार्थी इसको भूल नहीं पाएगा। तो सर आज की क्लास इतने कम समय में इतनी इंफॉर्मेटिव रही है, तो हम सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर। उम्मीद करते हैं सर कि कंटिन्यूटी में सर ये क्लास अगर कंप्लीट हो जाए तो काफी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे, अगर कल का शेड्यूल खाली रहेगा तो जरूर मैं मयंक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी क्लास कंटिन्यू कर दी जाए। हाँ सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश हमारी, देखिए सभी एक्सपर्ट्स की ये है कि हम जो पहला पेपर है आपका, उसमें जो यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में भी इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो पहले खत्म हो जाए, है ना। तो कई बार क्या है, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, और वही भाई बिजी शेड्यूल्स रहता है, तो उस लिहाज से अब क्लासेस सर शेड्यूल कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग का काम मयंक सर ने अच्छे से किया हुआ है। तो निश्चिंत रहें आप कि आपके पास आपका जो वांछित और जो आपकी जरूरत का मटेरियल है वो जरूर आप तक पहुंच जाएगा। बस आपको आवश्यकता है समय पे सभी लोग जुड़े रहें, और इन क्लासेस को थोड़ा सा आप करने के बाद जो मटेरियल भी सेंड कर रहे हैं उनको आप गो थ्रू करें, उनको आप पढ़ें, और अपने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आप देखें, और उनमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट करें। कहने का मतलब देखिए, अगर यहाँ आप थोड़ा सा ये क्लास करने के बाद थोड़ी सी मेहनत और आप अगर उसको रिवीजन में कर ले जाते तो निश्चित रूप से आपको कोई चीज पराजित नहीं कर सकती है ना। तो बिल्कुल सर, मैंने सर अपने आईसीटी की भी नोट्स मैंने अपने प्रिपेयर कर रखे हैं, बट आज की आपकी क्लास से बहुत सारी चीज उसमें ऐड करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने अपने बहुमूल्य विचार शेयर किए। और डॉक्टर रॉबिन सिंह सर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत ही विशद विद्वान व्यक्ति हैं। और पहले बार जब हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी तो सर जो है रिसर्च पढ़ाते थे, और रिसर्च सर बहुत शानदार पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने किया कि भाई हर बार हम चेंज करेंगे। दूसरी बार रिसर्च मैंने पढ़ाया, और इस बार रिसर्च डॉक्टर नितिन त्यागी सर पढ़ा रहे हैं। तो सर से मैंने आग्रह किया कि सर इस बार आप आईसीटी देखें। सर ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, और देखिए आप आईसीटी जो सर पढ़ा रहे हैं वास्तव में बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल शब्दों में जिस सहजता के साथ आज सर ने आईसीटी की क्लास ली है, वास्तव में विद्यार्थियों आप निश्चित तौर पे पूरी तरह से आप लाभान्वित होंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, कई बार नेट क्वालिफाई किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो जिस प्रकार प्रश्नों के निर्माण की प्रक्रिया को सर ने अपने लेक्चर में शामिल किया है, कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से सर ने पॉइंट्स वाइज चीजों को बताया है, और बहुत ही मेहनत से बताया है। तो सर आज की इस बहुत शानदार क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिभूत है आपके। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप जुड़े रहे। और
आपको शुभकामनाएं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आप लोग छोड़ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। तो अब सभी विद्यार्थी आप थैंक यू। थैंक यू सर।